आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ के बारे में जिससे पूरे इंडियन के सारे लोगों को यहाँ पर उससे मतलब पड़ता है। पूरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मौर्यन एम्पायर से लेकर आर्यन एम्पायर, उसके साथ में या मुगल एम्पायर से लेकर खिलजी एम्पायर, पूरी A to Z आर्यन डायनेस्टीज के साथ में इंडियन डायनेस्टी जितने भी एम्पायर्स रहे हैं सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से पहले आते हैं आर्यंस। आर्यंस क्या करते हैं, वो रहते थे हम लोग के अफगानिस्तान में, काबुल। उस वक्त यहाँ पर है ना, काबुल एकदम हरा भरा एरिया हुआ करता था, क्योंकि ये बात है 1500 BC की, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से भी 1500 साल पुरानी की ये बात है। वो अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। उस वक्त इंडिया पूरी तरीके से एक टाइप का डेजर्ट हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर जैसे ही वहाँ सूखा पड़ता है वो यहाँ से भाग के आने लगते हैं पटना। उस वक्त पटना को बोलते थे पाटलिपुत्र। वो पाटलिपुत्र आ जाते हैं और वहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना करते हैं, जो अफगानिस्तान से वो आया था। सारे आर्यंस यहाँ आकर बस जाते हैं 1500 साल पहले। अब ये आर्यंस सोच रहे थे कि ये यहाँ पर रहना, हम लोगों ने यहाँ रहना तो स्टार्ट कर दिया है। उस वक्त इंडिया में सारे शिकारी टाइप लोग रहते थे। उन्होंने सोचा कि इसे एक एम्पायर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने साथ में मिलकर बनाई मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें 322 BC में ये डायनेस्टी बनी। इस डायनेस्टी में ये जो अफगानिस्तान से आर्यंस आए थे, इन्होंने भारत पे सबसे पहले तो कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया? श्रीलंका को कब्जा किया, भारत को कब्जा किया, पाकिस्तान को कब्जा किया, उसके साथ में पूरे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को कब्जा करके अखंड भारत इन्होंने सबसे पहले बनाया था। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पर है ना, फिर आया पोरस। एक्चुअली में पोरस नहीं आए थे, सिकंदर आए थे। ग्रीस से वो पूरे एरिया में कब्जा करते आ रहे थे। उन्होंने पोरस को हरा दिया था और फिर बोला था कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने बोला था कि वही करोगे, एक राजा के साथ करता है। ये सुन के अलेक्जेंडर का दिल एकदम अच्छा हो गया और फिर उन्होंने उसका राजपाट छोड़ के वापस ग्रीस जाने का यहाँ पर है ना काम किया, और फिर उन्होंने यहाँ पर है ना ये कर दिया। लेकिन उसके बाद में उनके जो पोते थे, उन्होंने सोचा कि भारत को पहले तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, इस बार कब्जा करेंगे। वो बार बार आकर हमला कर रहे थे, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर ना स्ट्रेटेजी लगाई। उन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली और दहेज ले लिया। कौन सा दहेज ले लिया? पाकिस्तान कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में तो उनकी टेरिटरी पहले से ही थी। उन्होंने दहेज में ले लिया अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। इतने बड़े साम्राज्य में पहले उन्होंने अभी दहेज लेकर इतना बड़ा साम्राज्य को उन्होंने बना लिया, और फिर धीरे धीरे इनका साम्राज्य फैलता गया। लेकिन फिर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई और फिर साम्राज्य यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा। चलते 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 ये साम्राज्य के बहुत सारे थकेल राजाओं की वजह से मौर्यन साम्राज्य खत्म होता रहा। और फिर उसके बाद में कई थकेल राजाओं के बाद में एक पावरफुल राजा आया, जिसका नाम था अशोका, महान सम्राट अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने मरते हुए मौर्यन साम्राज्य को फिर से जगाने का काम किया। उन्होंने यहाँ पर है ना पाटलिपुत्रा से फिर से अपने साम्राज्य को उठाया, और उठाते उठाते उन्होंने अपना साम्राज्य कितना बड़ा बना लिया, ये आप इससे ही देख सकते हैं कि उन्होंने अपने साम्राज्य को पाटलिपुत्रा से चालू किया। कलिंग पे कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंका और यहाँ पर कब्जा करते 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 अफगानिस्तान तक उन्होंने अपनी टेरिटरी खींच ली। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से लेकर शिनजियांग प्रांत, तिब्बत के कई हिस्से, मंगोलिया के कई हिस्से और पूरा शिनजियांग प्रांत और तिब्बत के कई हिस्सों को साथ में लेकर उसके यहाँ उन्होंने बनाया साम्राज्य, जिसमें आसाम, भूटान और बांग्लादेश, ये सारे देश शामिल थे। इतना बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया। लेकिन उसके बाद में अशोक सम्राट भी मर गए, और एक्चुअली वो मरे नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर है ना फिर हिस्सा लिया कलिंग वॉर में। इतना सा एरिया को हम लोग बोलते थे कलिंग। ये एरिया था कलिंग। यहाँ पर उन्होंने हमला किया। ये छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं, ये है कलिंग एरिया। ये कलिंग में यहाँ पर है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य उसकी कई डायनेस्टी पे ये धप्पा लगा था कि वो कलिंग को कब्जा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने हमला किया और कलिंग पे जीत भी हासिल की। लेकिन किस कॉस्ट में? उन्होंने कई लाख लोगों, बच्चों और औरतों को सारी मारे गए। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि भाई ये सब मैं करता ही क्यों, मैं एक काम करता हूँ, वनवास ले लेता हूँ। उन्होंने वनवास ले लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपने बेटा बेटियों को आज के श्रीलंका में भेज दिया। पुराने टाइम में वो भी इंडिया में ही हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने ये श्रीलंका में भेज दिया। किसको? अपने बेटा बेटियों को, कि वहाँ जाओ और वहाँ पर यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और आज तक सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार अशोका द ग्रेट ने करा है। लेकिन फिर अशोका द ग्रेट में जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनमें कोई बगावत नहीं। लेकिन जैसे उनकी मौत हो गई, बगावत हो गई, और उसके बाद में वहाँ के लोगों ने अशोका द ग्रेट के साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद में आया अगला एम्पायर, शुंगा एम्पायर ने भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे बड़े एरियाज में राज किया। एक्चुअली में ये जो एम्पायर था,
इतना बड़े एरिया में तो इसने कब्जा कर लिया था शुंगा एम्पायर। लेकिन ये बस इसकी वजह से टिका था क्योंकि ये जो हम लोग का ये मौर्यन एम्पायर था ये उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब जब इंडिया में कोई डायनेस्टी नहीं बची थी तो शुंगा एम्पायर ने उसकी जगह ले ली। लेकिन ये बहुत कमज़ोर यहाँ पर एम्पायर था। लेकिन इसके बाद में जो इसका जो वंशज आया, आखिरी वंशज, वो बहुत ताकतवर इंसान था। लेकिन उसकी भी कमज़ोरी थी, औरतें। वो औरतों में मरते राजा थी। और फिर यहाँ पर रहना है, उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक अच्छी सी औरत से पकड़ी और जाकर उससे शादी कर ली और साइड हट गए और अपनी सारे एम्पायर दे दिया कानवाल डायनेस्टी को। और फिर कानवाल डायनेस्टी का टाइम आया। कानवाल डायनेस्टी ने भी बहुत टाइम पास किया लेकिन फिर वो भी मर गई। कानवाल डायनेस्टी के बाद में आया दुनिया का यहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने वाला एम्पायर, दी चोला एम्पायर। चोला एम्पायर चालू हुआ था केरला और तमिलनाडु से। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि हम अपने साउथ में ही अपने टेरिटरीज को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इराक और ये सारे एरिया से ये इन्वेडर्स आएंगे और हमें नुकसान पहुँचाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम लोग साउथ में अपना साम्राज्य बना लेते हैं और इसकी वजह से हम लोग का साम्राज्य बहुत लंबा टिकेगा। और उनकी ये स्ट्रेटेजी सफल भी हुई। 1500 सालों तक उनका साम्राज्य चलता गया। उन्होंने बहुत सारे एरिया से साउथ के कब्जा किए। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे उनका साम्राज्य फैल गया। इतने बड़े हिस्से में उनका साम्राज्य फैल गया और वो भारत की नेशनल धरोहर को बनाने में व्यस्त हो गए और व्यस्त होकर अपनी खुद की सेना का ख्याल नहीं रख पाए, डिफेंस का ख्याल नहीं रख पाए। इसीलिए पल्लव डायनेस्टी ने आकर चोला को उखाड़ कर फेंक दिया। पल्लव डायनेस्टी ने भी बहुत टाइम तक रूल किया लेकिन फिर पल्लव डायनेस्टी भी मारी गई। पल्लव डायनेस्टी के बाद में आया गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर ने यहाँ पर है ना चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो यार, पल्लव डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी से बीच में 15 और डायनेस्टीज आई थी जिसका आज तक पता नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर जितने भी स्क्रिप्ट थे उन सबको आग लगा दिया गया था और बहुत सारी हिस्ट्री वहीं पर ख़त्म हो गई थी। लेकिन गुप्ता एम्पायर ने लगभग आधे इंडिया पे रूल किया। इतने बड़े भारत पे गुप्ता एम्पायर ने रूल किया और फिर गुप्ता एम्पायर भी मर गया। और फिर गुप्ता एम्पायर ने भी बहुत टाइम तक रूल किया था। लेकिन इन्होंने सिल्क का धंधा, यानी जो रेशम का धंधा होता है ना, पूरे विश्व धरोहर में बना लिया था। इसकी वजह से इंडिया की बहुत ज़्यादा जान पहचान भी हो गई थी और इंडिया एकदम माला माल हो गया था। गुप्ता साम्राज्य के टाइम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहकर उन्होंने काम किया और बहुत ज़्यादा पैसे भी आए थे। उसके बाद में आया हंस एम्पायर। हंस एम्पायर ने साउथ के एरिया में बहुत ज़्यादा राज किया और फिर उसके बाद में हंस एम्पायर भी मर गया। हंस एम्पायर के बाद में आया ईस्टर्न गंगा एम्पायर। ईस्टर्न गंगा एम्पायर भी बहुत ज़्यादा एरियाज पर, इतना बड़े एरिया पर राज कर लिया। लेकिन इससे पहले ये कुछ उखाड़ पाता। अब कुछ हरे इंसान आ गए, हरा चादर ओढ़े, मुगल एम्पायर आए थे। एक्चुअली में मुगल एम्पायर नहीं, ज़हीउद्दीन मोहम्मद बाबर आए थे तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से। ये यहाँ पर समरकंद इनके हाथों से चला गया था तो एकदम मतलब चिड़चिड़े टाइप हो गए थे। इन्होंने सेना बनाई और हमला कर दिया इब्राहिम लोदी के, यानी कि दिल्ली में। उस वक्त भारत की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना से बदल के दिल्ली हो गई थी और उन्होंने हमला कर दिया दिल्ली में और दिल्ली के तख्त को कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद में इब्राहिम लोदी के टाइम में इन्होंने बहुत काम किया और फिर वहाँ पर कब्जा कर लिया। राणा सांबा को भी इन्होंने हराया और फिर अपनी टेरिटरीज को बढ़ाते गए और फिर मुगल एम्पायर की डायनेस्टीज के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन बीच में आ गए हुमायूं को पता नहीं क्या थी, वो पहले थकेल थे फिर अच्छे बने हुए। थकेल क्यों थे? क्योंकि वो अपनी सेना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। वहाँ पर एक ये कमांडर हुआ करता था नॉर्मल सिपाही, वो बड़े चल के कमांडर बन गया था, शेर शाह सूरी। एक्चुअली में वो इब्राहिम लोदी के वंश का था। इब्राहिम लोदी के वंश का था। उसके पापा यानी बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार दिया था। तो इसके लिए शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उन्होंने हमला करके हमला नहीं करी, एक टाइप से बगावत कर दी और इसको भगा दिया, हुमायूं को भगा दिया। और फिर हुमायूं हार कर चुपचाप चले गए, साइड हो गए। लेकिन फिर बहुत टाइम के बाद में उन्होंने ईरान की हेल्प ली। ईरान को बोला कि तुम मेरे को अपनी सेना दो, मैं तुम्हें अफगानिस्तान फतह करके दे दूंगा और बाकी की सेना से मैं इंडिया पे कब्जा कर लूंगा और शेर शाह सूरी को हटा दूंगा। 15 साल शेर शाह सूरी के थे। लेकिन जैसे ही शेर शाह सूरी मर गया, उसके थकेल बेटे उसका साम्राज्य चला नहीं पाए और फिर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। उसके बाद में अकबर द ग्रेट आए। अकबर द ग्रेट के बाद में बहुत सारे राजा चलते गए, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर, यहाँ तक सारे अच्छे राजा चल रहे थे। फिर थकेल राजा मुगल एम्पायर में भी आना चालू हो गए। 18 थकेल राजा आए थे। उसके बाद में थकेल राजाओं की गिनती खत्म हो गई और फिर उसी के बीच में ये मुगल एम्पायर चल रहा था, इसके बीच में एक और एम्पायर आया था, उसे लोग बोलते हैं खिलजी एम्पायर। कौन सा एम्पायर आया था? खिलजी एम्पायर। खिलजी एम्पायर को किसका क्रेडिट जाता है? खिलजी एम्पायर को क्रेडिट जाता है भारत को मंगोलों से बचाने का। अब मंगोलों का एम्पायर कितना बड़ा था? चंगेज खान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे।
चंगेज़ खान ने पूरे भारत प्लस अफ्रीका प्लस एशिया के बहुत बड़े हिस्से पे अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। इतने बड़े हिस्से में, पूरी दुनिया के इतने बड़े हिस्से में उन्होंने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। इतने बड़े हिस्से में क्योंकि अब उन्होंने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था, उन्होंने सोचा कि भारत को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, भारत को भी लपेट लेते हैं। उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे बड़े सिपहसालार जफर खान को भेजा और उससे भारत को प्रोटेक्ट करके रखा। अगर चंगेज़ खान भारत में आ जाता तो भारत में एक भी बंदा जिंदा नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त बगदाद को ही देख लो यार। बगदाद हम लोग का आज का कहाँ है, इराक में बगदाद में इतनी गदर तबाही मचाई थी ना बंदे ने कि लगभग पूरी पॉपुलेशन को काट देता है, एक भी इंसान वहाँ जिंदा नहीं बचा था। इतनी गदर उसने तबाही मचाई थी चंगेज़ खान ने। अगर वो इंडिया आ जाता ना, सारा सोना तो लूट ही लेता, भारत को कंगाल कर ही देता, लेकिन यहाँ पर एक भी इंसान ही जिंदा नहीं बचता। इतना बुरा हाल हो गया था। लेकिन उसके बाद में किसी तरह से उन्होंने बचा लिया इंडिया को। हम लोग के खिलजी सल्तनत ने बचा लिया भारत को, और फिर खिलजी सल्तनत यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती गई। लेकिन उसके आगे के राजा खिलजी के सारे थके हुए और मुगल एम्पायर ने उनको भी लपेट लिया। उसके बाद में आया हम लोग का यूनाइटेड किंगडम। इतना बड़ा आता था यूनाइटेड किंगडम। उस वक्त इसका बहुत सारे साम्राज्यों पे राज था। उस वक्त अमेरिका, कनाडा, मोरक्को, ब्राज़ील और चाइना जैसे बड़े साम्राज्यों में तो इनका राज था ही। लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम जाए भारत पे भी कब्जा कर ले। एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आई और फिर यहाँ पर औरंगजेब जहांगीर के टाइम पर ही आ गई थी, और जहांगीर ने उनको अलाउंस दे दी थी। लेकिन फिर सेना उन्होंने रखना चालू कर दी, और सेना रखकर उन्होंने यहाँ पर हम लोग के औरंगजेब के टाइम पर हमला कर दिया और हम बोल दिया कि हमें तख्त चाहिए। लेकिन औरंगजेब ने गंदा वाला मारा। लेकिन उससे एक गलती हो गई औरंगजेब से कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को रहने दिया। अगर मार के भगा देता ना, फिर यहाँ पर ब्रिटिश रूल कभी आते ही नहीं। औरंगजेब के टाइम पर पूरी दुनिया की 1/4 दौलत इंडिया में थी। लेकिन फिर औरंगजेब मारा गया, ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में कब्जा कर लिया। भारत के 42 ट्रिलियन डॉलर 40.2 ट्रिलियन डॉलर मतलब कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान था एक टाइम पर, माली में रहता था, मनसा मूसा। उसकी यहाँ पर जो नेटवर्थ थी वो थी 25 ट्रिलियन डॉलर। पूरी दुनिया का आज तक का रिच पर्सन। 42 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट के गए ये अंग्रेज, और बोलते हैं कि हमने ये किया। इतना गदर उन्होंने तबाही मचाई, और फिर ब्रिटिश एम्पायर को हराकर 1947 में आखिरकार भारत को आज़ादी मिल गई। और फिर तब से लेकर आज तक हम लोग आज़ाद हैं। और इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।